हेलो हेलो हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, और मैं आपका स्वागत करता हूं जेई प्लस टोटल सीरीज में, जहां हम रिलेशंस ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। और रिलेशंस इस चैप्टर में हमने पूरी थियरी कंप्लीट कर ली है। वी स्टार्टेड विथ अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। हमने शुरुआत की रिलेशंस को समझते हुए, बहुत बेहतरीन अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लिए हमने, शार्क टैंक से लेके अलग अलग टीम्स और उनकी जर्सीज, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जहां पे नॉर्मल नंबर्स और अल्फाबेट्स थे, और उनसे हमने कई सारे चीजें समझी, राइट फ्रॉम द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। उसके बाद कितने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, फिर वहां से कितने सबसेट्स बन सकते हैं, माने कितने रिलेशंस बन सकते हैं, वो चीज हमने देखी। कई सारे प्रॉब्लम्स किए। फिर दूसरे लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर आइडेंटिटी रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिनके ऊपर पिछले कई सालों से कई सारे सवाल आपके जेईई मेंस एग्जाम में आते रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीजें सीखने के बाद अब बारी अलग अलग टाइप के और कुछ अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखने के लिए इन दी डीपीपी सेक्शन, जो तीसरा सेशन होगा जिसमें हम 10 प्रॉब्लम्स करेंगे। डीपीपी एज यूजुअल आपके पास लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी बच्चों। और अगर मान लो आपने लाइब्रेरी एक्सेस नहीं की है तो आप इस वीडियो को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन गो थ्रू करें, हर सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल जो हैं जेईई मेंस लेवल के हैं। कुछ सवाल इजी लेवल के हैं, कुछ सवाल मॉडरेट लेवल के हैं, इक्का दुक्का सवाल थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं, बट इन जनरल जो है एक जेईई मेंस के पेपर में एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से। कभी कभार इस चैप्टर से सवाल नहीं भी आता है, इट्स दैट काइंड ऑफ अ चैप्टर, बट ऐसा कह सकते हैं कि 2 अटेम्प्ट्स में एक बार एक सवाल तो आ जाता है। सो ऑन एन एवरेज 0.5 क्वेश्चंस पर पेपर, इस तरीके से आप इसको पुट कर सकते हो। अलग अलग सेशंस होते हैं जिसमें कहीं में आता है कहीं में नहीं आता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, और हमने थियरी काफी अच्छे से कवर कर ली है। और अब डीपीपी सॉल्व करने की बारी, जिससे कि आप अगले लेवल पे चले जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और कॉन्फिडेंस ला पाओगे, और कुछ जेईई मेंस के सवाल भी खुद से क्रैक कर पाओगे अगर आपने इन फंडामेंटल कंसेप्ट्स को, जो हमने थियरी सेशंस में पढ़े हैं, उनको अगर आप सही से अप्लाई करो, राइट। एंड एज आई ऑलवेज से, अगर जो भी प्रॉब्लम आपसे बनता नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्रैक करना है, कैसे अटैक करना है, लाइन ऑफ थॉट क्या है, ये चीजें आपने सीखी हैं। इसका फायदा जरूर आपको होगा अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आप करेंगे इसके बाद। सो थिंक ऑफ दिस सेशन एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटिंग रिलेशन। ये आपका अगला पड़ाव होगा। तो चलिए, उस अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, राइट। तो ये पहला सवाल है बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हैं, सेट ए, बी और सी यहां आपके सामने है। सेट बी और सेट सी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, राइट, बट सेट ए आपको खोजना पड़ेगा, उसके बारे में कंडीशन दी हुई है। और गिवन दीज 3 सेट्स, आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ढूंढना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ढूंढना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जेईई मेंस लेवल की बात करें तो ये एक इजी लेवल का सवाल है। अगर ये सवाल आता है, विच आई डाउट, क्योंकि इन जनरल मैंने ये नोटिस किया है कि अगर रिलेशंस का सवाल आता है जेईई मेंस के एग्जाम में तो वो स्लाइटली मॉडरेट कैटेगरी का होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इस टाइप का सवाल नहीं आ सकता। एंड दैट इज द होल रीजन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ ईच एंड एवरी कंसेप्ट दैट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, सारे के सारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये प्रॉब्लम जिस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है वो रिलेटिवली आसान कंसेप्ट है, जिसको यूज करके आप ये क्वेश्चन फोड़ सकते हो। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्रैक करना है। सेट ए जो है उसको ध्यान से देखें बच्चों। सेट ए कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स x इस सेट में बिलोंग करते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, काफी सिंपल क्वाड्रेटिक है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नथिंग बट x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 and 2, क्लियरली इंडिकेटिंग कि आपका जो सेट A है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि आपका जो सेट A है
वो 2,3 है या 3,2 है। ठीक है, तो ये आपका सेट ए हो गया। बी और सी आपको दे रखा है, सेट बी और सेट सी आपको दे रखा है। सेट बी जो है 2,4 है और सेट सी जो है बेटा 4,5 है। अब सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें सारे सेट्स मिल चुके हैं, तो अब सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ढूंढना है, वो है बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल शब्दों में सेट बी और सेट सी, इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन बोला गया है तो कॉमन क्या है? तो यदि आप देखेंगे तो 2 ये नंबर सेट बी में है, पर 2 ये नंबर सेट सी में नहीं है। 4 ये नंबर सेट बी में है, बट 4 ये नंबर सेट सी में भी है। तो 4 इज द नंबर विच इज कॉमन बिटवीन सेट्स बी एंड सी, तो यहां पे 4 आएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो कोई और नंबर ऐसा नहीं है, कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट बी और सेट सी में कॉमन हो। तो क्लियरली बी इंटरसेक्शन सी में केवल एक एलिमेंट है और वो है 4। ठीक है, अब हमें ए पे आना है। ए इज 2,3 और जब आप ए क्रॉस दिस पर्टिकुलर सेट कर रहे हो, ठीक है, जब आप ए क्रॉस दिस पर्टिकुलर सेट कर रहे हो तो बेसिकली आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3। ये जो दूसरा सेट है बी इंटरसेक्शन सी, उसमें एक ही एलिमेंट है 4। ठीक है, और इन दोनों का आप क्रॉस कर रहे हो, है ना। तो बेसिकली आप यहां से ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हो। कैसे? यहां पे कोई भी एक एलिमेंट यहां पे जाएगा तो 2,4 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और 3,4 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो क्लियरली ये जो चीज है दैट इज इक्वल टू 2,4 एज वन ऑर्डर्ड पेयर, 3,4 एज अनदर ऑर्डर्ड पेयर, और ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का जो गुच्छा है, जो सेट है, उसे हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ चुका है बच्चों। अब बस हमें ऑप्शंस देखना है। ऐसा एक ऑप्शंस जिसमें वो सेट है जिसमें 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स हो। क्लियरली ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आउट हो जाते हैं क्योंकि वहां पे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, ज्यादा है। ऑप्शन बी और ऑप्शन में ए में से अगर आप देखें तो क्लियरली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स वहां पे हैं। तो जैसा मैंने कहा था बच्चों, रिलेटिवली आसान सवाल, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे, बस वही है, जेई का फ्लेवर इसमें इसीलिए है क्योंकि यहां से एक फंडे से हमने सेट ए निकाला, फिर ये एक कंसेप्ट हो गया और ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। और हालांकि दोनों कंसेप्ट्स बहुत इजी हैं, बट बात वही है कि यार 2 कंसेप्ट्स को फ्यूज करना या फिर कई बार 2 से ज्यादा कंसेप्ट्स को फ्यूज करना जेईई मेंस की एक ट्रेडमार्क है, जेईई मेंस के सवालों का। तो इसीलिए इन तरीके के क्वेश्चंस को खुद से कॉन्कर करना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को क्रैक किया होगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा। यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है, यस क्वेश्चन नंबर 2, और आ गया वो कंसेप्ट जी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, जो 70% चांसेस है, 70 to 80% चांसेस है कि अगर सवाल आएगा तो वो इस टाइप के सवाल आएंगे। हालांकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, ये वाले जो कंसेप्ट्स हैं, इनके ऊपर जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अलग अलग लेवल्स के होते हैं, और उन सवालों में ये पर्टिकुलर सवाल जो है एक इजी लेवल का सवाल है मेरे हिसाब से, बट इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है विच मेक्स दिस क्वेश्चन फैसिनेटिंग। तो वीडियो को पॉज करें, इस सवाल को क्रैक करने की कोशिश करें, वर्ड्स की गहराइयों को समझे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशंस के सवालों में। वर्ड्स से आपको उलझाया जा सकता है, ऑप्शंस से आपको उलझाया जा सकता है। सो बीइंग अलर्ट एंड बीइंग अवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग MCQs of this particular chapter, especially this particular concept जहां पे reflexive relation, symmetric transitive equivalence relations की बातें की जाती हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। Let L denotes the set of all straight lines in a plane। एक प्लेन है, उस प्लेन में अनगिनत स्ट्रेट लाइंस हैं, उन लाइंस की बातें करी जा रही है। एंड अ रिलेशन R be defined by अल्फा आर बीटा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि अल्फा एक लाइन है और बीटा भी एक लाइन है ना। तो ये 2 लाइंस जो हैं इस रिलेशन आर से रिलेटेड हैं,
राइट। तो बेसिकली दिस क्लियरली मींस अल्फा कॉमा बीटा इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों जो है अल्फा और बीटा, ये लाइंस है, लाइंस के रिप्रेजेंटेशंस हैं बच्चों, राइट। और ये दोनों कनेक्टेड होंगे इस रिलेशन से तभी और सिर्फ तभी जब अल्फा और बीटा ये दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, राइट। और वो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, एक ही प्लेन के लाइंस, हम इसी प्लेन की बात कर रहे हैं, अज्यूम करते हैं कि ये जो स्क्रीन आपके सामने है वही आपका प्लेन है, उसमें अनगिनत से लाइंस हैं, पर दो ऐसे लाइंस जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, दो ऐसे लाइंस जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, उन लाइंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा ये लाइन है और ये दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन आर को सेटिस्फाई करता है। अब हमें यह पूछा गया है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, या फिर नन ऑफ दीज। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अल्फा कॉमा अल्फा, बेसिक, थोड़ा सा सोच के बिना कुछ ज्यादा लिखे करे बातें करते हैं, है ना। अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, अपने दिमाग को केपेबल बनाते हैं कि हम आधे से ज्यादा काम या मे बी इवन पूरा काम दिमाग में ही करें बिना ज्यादा चीजें लिखे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव होता है अल्फा कॉमा अल्फा। अगर सारे लाइंस अल्फा कॉमा अल्फा टाइप के जो लाइंस हैं वो रिलेटेड है इस रिलेशन आर से, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। अब एक बात बताइए, अगर मैं अल्फा कॉमा अल्फा की बात करूं तो क्या कोई भी लाइन खुद ही से परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? यस, अल्फा कॉमा अल्फा का मतलब अल्फा और अल्फा परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या एक लाइन खुद ही से परपेंडिकुलर हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, एंड दैट इज व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, एंड हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। अब दूसरी बात, अगर अल्फा आर बी ट्रू है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, मतलब अल्फा एंड बीटा आर टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हम अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर लिखते हैं, इसका मतलब अल्फा कॉमा बीटा इस रिलेशन का हिस्सा है। इसका मतलब अल्फा और बीटा ये दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, राइट। तो सिमेट्रिक में हमें क्या करना होता है? इफ ए कॉमा बी इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, है ना। तो इसका मतलब बीटा और अल्फा इन दो लाइंस को भी परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तब जाके वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। और आपका दिमाग आपको ये बोल रहा है कि भाई अगर अल्फा और बीटा एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो बीटा और अल्फा एक दूसरे से परपेंडिकुलर क्यों नहीं होंगे भाई? ऑफ कोर्स होंगे। और इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर अल्फा और बीटा एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा कॉमा बीटा रिलेशन का हिस्सा है, मतलब बीटा और अल्फा भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, माने बीटा कॉमा अल्फा भी रिलेशन का हिस्सा है, और यही सिमेट्रिक की कंडीशन है बच्चों। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव ऑन योर क्लॉक, जब ये टाइप का सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, आपके घड़ी में कितना समय बाकी है एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन सी या ऑप्शन डी की तरफ एक्सप्लोर करने जाओगे। अदरवाइज करेक्ट आंसर मिल गया है, मार्क द आंसर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हम ये आसानी से बता सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांजिटिव की बातें आई होप सब लोग सोच पा रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा कॉमा बीटा रिलेशन का हिस्सा है, मतलब अल्फा और बीटा एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये दो ऐसे लाइंस हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, राइट। एंड बीटा कॉमा गामा इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, माने बीटा और गामा दो ऐसे लाइंस हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो उसी डायग्राम में सोचने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो अल्फा और बीटा एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और बीटा और गामा एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। बीटा और गामा एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से तो क्लियरली दिख रहा है यार, यहां से तो क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा
और गामा, ये दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होंगे, राइट? ये दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होंगे, तो अल्फा कॉमा गामा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, है ना? क्योंकि अल्फा बिकॉज अल्फा, ये जो पहला लाइन है, अल्फा एंड गामा आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, करेक्ट? यस, तो क्लियरली ट्रांजिटिव नहीं है, राइट? क्लियरली ट्रांजिटिव नहीं है, राइट? यस, अगेन यहां पे स्क्रीन पे जो भी चीजें लिखी गई हैं, आई सीरियसली ऑनेस्टली फील कि ये सारी चीजें बच्चों आप केपेबल हो खुद से दिमाग में सोचने के लिए बिना एक शब्द लिखे, राइट? द एंटायर थिंग दैट वी सॉ हियर, डिस्कस्ड हियर, जो भी चीजें हमने बात करी, सोच के देखो, अपने दिल से पूछ के देखो, क्या आप खुद ये चीजें नहीं सोच सकते थे? क्या आप ये नहीं सोच सकते थे कि कोई भी लाइन खुद ही से परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? कोई भी लाइन अगर किसी दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर हुआ तो वो लाइन भी पहले लाइन से परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब डेफिनेटली रिलेशन सिमेट्रिक है। और अगर कोई पहला लाइन दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर हुआ और ये दूसरा लाइन कोई तीसरे लाइन से परपेंडिकुलर हुआ, तो पहला और तीसरा तो पैरेलल हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो पहला तीसरे से परपेंडिकुलर नहीं होगा, मतलब पहला और तीसरा लाइन रिलेटेड नहीं है, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्लियरली ऑप्शन बी, दिस पर्टिकुलर रिलेशन बीइंग सिमेट्रिक, इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले दो सवाल हमने किए जो रिलेटिवली इजी कैटेगरी के थे, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस टाइप का सवाल है हमारे पास। इंटरेस्टिंग सवाल है ये, आई वुड नॉट से दिस इज अ इजी क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में डालूंगा। उसके पीछे एक खास रीजन है कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया गया है, ये मुझे अच्छा लगा इस सवाल में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करें। आई चैलेंज यू टू गेट द राइट आंसर, क्योंकि इस सवाल का स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं सवाल को किस तरीके से क्रैक करना है। Let R be a relation on N defined by, मतलब R एक ऐसा रिलेशन है जो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है। अब इस बारे में हमने सेशंस में बात करी थी कि जब भी ऑन N ये लिखा जाता है तो N क्रॉस N इस तरीके का आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आपका पहला सेट जो है नेचुरल नंबर्स से भरा हुआ है, दूसरा सेट जो है वो भी नेचुरल नंबर्स से भरा हुआ है, और आपको रिलेशन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए बनाना है, राइट? तो आइए देखते हैं कि ये रिलेशन आर जो है ये बनेगा कैसे, ठीक है? ऑफ कोर्स आप ऑप्शंस तब तक देख सकते हो, अगर आप ऑप्शंस देखोगे, सवाल पूरा पहले तो पढ़ोगे तो आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसका मतलब इन चार ऑप्शंस में से बेटा तीन ऑप्शंस जो है उनके स्टेटमेंट सही होंगे और एक ऑप्शन एक्चुअली उसका स्टेटमेंट गलत होगा, और हमें वो गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। नाउ दिस इज समथिंग जहां पे बच्चे फंसते हैं। इनफैक्ट रिलेशंस में ही मैंने एक ऐसा सवाल कराया है जहां पे सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चरिंग है क्वेश्चन का कि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, चार में से तीन सही और एक गलत है, और उस गलत स्टेटमेंट को ढूंढ के हमें उसको मार्क करना है, राइट? तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिलेशन की इन तीनों के बारे में बात किया है। वो रिलेशन इक्विवेलेंस है क्या, उस बारे में बात की हुई है। तो आइए, मुझे तो लगता है बेस्ट तरीका है कि रिलेशन को बना लो भाई, रिलेशन को जो है बना लो, ठीक है? तो ये n क्रॉस n है, राइट? यस, और अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें ये दिया गया है दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और क्योंकि x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो x लेस देन और इक्वल टू 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही 5 नंबर्स जो हैं ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि 5 या 5 से छोटे हैं। तो यहां पे मैं फर्स्ट सेट में 1, 2, 3, 4, 5 लिखूंगा। यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पे ये नेचुरल नंबर लिखा गया है, अनगिनत नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चा, पर क्योंकि यहां पे इन दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना है, हमारे पास यही 5 नेचुरल नंबर जो हैं सेट ए का हिस्सा हो सकते हैं, पहले सेट का हिस्सा हो सकते हैं, जहां से हम जब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं ये पहला एलिमेंट होता है। तो आइए दूसरे एलिमेंट्स बनाने के लिए जो दूसरा सेट लगता है उनकी बातें करते हैं, राइट? अगर हम ध्यान से अभी इस ऑर्डर्ड पेयर्स को देखें तब हमने यहां पे ये जो नंबर्स लिखे हैं वो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो
x की वैल्यू 1 2 3 4 5 है ना, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 है बच्चों। तो यहां पे उस चीज को लिख लेते हैं, है ना। इन दो कंडीशन से ये क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स का स्ट्रक्चरिंग देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स का अगर हम स्ट्रक्चरिंग देखेंगे बच्चों तो क्लियरली हमें 1 प्लस एक्स लिखा गया है एज द फर्स्ट एलिमेंट। x की वैल्यू जब 1 है बट बेटा तब 1 प्लस 1 इज 2, तो यहां पे 2 से शुरुआत होगी, 1 से नहीं। जब x 2 होगा तो 1 प्लस 2 इज 3, ठीक है। और ऐसे ही करते जाएंगे तो हमें यही 5 एलिमेंट्स मिलेंगे 2 3 4 5 6, क्योंकि x 1 2 3 4 5 है और ये जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो 1 प्लस एक्स है, उस फॉर्मेट का है। तो हर चीज में हर x में 1 ऐड होगा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 एंड 5 प्लस 1 6। ये आपके ये एलिमेंट आ गए जो पहले सेट में होंगे, जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बनाएंगे। यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 2, 1 plus 2 square is 1 plus 4 which is 5, 1 plus 3 square 1 plus 9 which is 10, 1 plus 4 square is 17, right? 1 plus 5 square is 26. Be careful about all these numbers. अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने, ऑर्डर्ड पेयर्स इसी तरीके से बनाना है 1 प्लस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x को 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 2 आएगा और 1 प्लस 1 स्क्वायर भी 2 आएगा, तो 2 और 2 रिलेटेड है। इसी तरीके से 3 और 5 रिलेटेड हैं, 4 और 10 रिलेटेड हैं, 5 और 17 रिलेटेड हैं और 6 और 26 रिलेटेड हैं। तो क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो 2, 2, 3, 5, 4, 10, 5, 17 और 6, 26 हैं। करेक्ट। अब अगर हम ऑप्शंस के साथ थोड़ी सी चर्चा कर लें, डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या होता है? set of all the first elements in ordered pairs, set of all first elements in ordered pairs। अब ordered pairs क्या है? 2, 2, 3, 5, 4, 10, 5, 17 और 6, 26। तो ये जो 5 नंबर्स हैं ये आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, ये आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, राइट। और इसीलिए आपका डोमेन होगा 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो एक्चुअली सही है क्योंकि वो वही चीज दोहरा रहा है। अब कोडोमेन की बात करते हैं, है ना। 2, 5, 10, 17, 26 अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 5, 10, 17 और 26 ही है। तो क्या कोडोमेन वही है? यहां पे थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि कोडोमेन और रेंज ये दोनों चीजें काफी जो है सिमिलर चीजों की तरफ जाती हैं, बट वी नीड टू बी हैविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्ट पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। और अगर आपने सेशंस अच्छे से देखे हैं बच्चों तो आपको क्लियरली ये दिखाई देगा कि रेंज जो है इस रिलेशन का वो 2, 5, 10, 17, 26 है, जो ऑप्शन सी में दे रखा है 2, 5, 10, 17, 26। तो ये करेक्ट है। बट जो कोडोमेन होता है ना बच्चों, कोडोमेन होता है ऑल दी अवेलेबल वैल्यूज ऑफ y। और अगर आप सोचोगे इस सवाल में तो क्या क्या अवेलेबल है एज आउटपुट्स, आप क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो, जो भी आप वैल्यूज ले सकते हो उसका सेट यहां पे है। तो इसका मतलब कोडोमेन एक्चुअली ऑल नेचुरल नंबर्स है। ऑल्दो क्योंकि ये कंडीशंस डाले गए हैं यहां पे सिर्फ ये 5 वैल्यूज एज एक्चुअल आउटपुट्स आते हैं, बट जो भी अवेलेबल आउटपुट्स हैं, जो भी चीजें अवेलेबल हैं एज आउटपुट्स एज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। क्योंकि यहां पे ऑन एंड डिफाइन किया गया है, तो ये जो आपका अवेलेबल सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है। तो कोडोमेन जो है वो एक्चुअली कोडोमेन जो है एक्चुअली नेचुरल नंबर्स है। कोडोमेन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग and that is why option B is the correct answer। क्योंकि हमें false statement ढूंढना है बच्चों। एक बार ऑप्शन डी के साथ भी बात कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन डी के बारे में हमने बात नहीं की। रिलेशन R is not an equivalence relation। अब equivalence relation क्या होता है? equivalence relation एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव होता है। तो 2, 2 तो है, बट क्या 3, 3 है? नहीं है। क्या 4, 4 है? नहीं है। 5, 5, 6, 6 नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। और अगर बेटा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ
तो इक्विवेलेंस कहां से होगा? इसका मतलब रिलेशन आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। और क्लियरली क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है तो वो गलत स्टेटमेंट ऑप्शन बी में ही है, राइट। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, राइट। जैसा हमने कहा दो इजी सवाल, एक मॉडरेट सा सवाल हमने सॉल्व किया, राइट। फोर्थ सवाल पे चलते हैं वापस, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक विच इज द हॉट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। काफी प्रॉब्लम्स यहां से आते हैं, तो इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे की मैथमेटिक्स समझते हैं और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस इन कंसेप्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो चलिए सवाल पढ़ेंगे बच्चों। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट n of natural numbers defined by NRM। अब जैसे ही हम ये देखते हैं बच्चों, इसका क्लियर मतलब होता है n, m is a part of the relation, right? इसका मतलब n और m दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं जो रिलेशन का हिस्सा है। और कंडीशन क्या है उस रिलेशन का कि n डिवाइड्स m, है ना। n जो है m को डिवाइड करता है, m इज डिविजिबल बाय n। इसका एक अलग तरीका लिखने का वो है, m इज डिविजिबल बाय n। सोच के देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इन केस नहीं क्लिक हो रहा, ये क्या एग्जैक्टली कहना चाहता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट लेट्स से 18 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। 18 इज डिविजिबल बाय 3, यस, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6 विथ 0 रिमाइंडर, करेक्ट। 18 इज डिविजिबल बाय 3, ये एक सत्य स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट 3 डिवाइड्स 18, 3 जो है 18 को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स 18, राइट। एंड दैट्स ट्रू बिकॉज 18/3 इज अ फुल नंबर 6 विथ नो रिमाइंडर। इसका मतलब यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि n, m, तो 3, 18, ठीक है। 3, 18 इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन बिकॉज n डिवाइड्स m, राइट। n डिवाइड्स m, 3 डिवाइड्स 18। और अगर बच्चों ये चीज समझ में आ गई तो अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बातें करते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बातें करते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बातें करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव काफी आसान है। रिफ्लेक्सिव में a और b दोनों सेम नंबर होते हैं, यहां के पर्सपेक्टिव से n और m दोनों सेम नंबर होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव माने n, n, राइट। रिफ्लेक्सिव में a, b जब हम बात करते हैं, a और a ये दोनों सेम होते हैं, a और b सेम होते हैं, राइट। तो इन दिस केस n और m दोनों सेम होंगे। तो हमें ये देखना है कि n, n क्या इस रिलेशन का हिस्सा है, और अगर ये ट्रू है इसका मतलब वो रिलेशन इन जनरल रिफ्लेक्सिव हुआ। तो अब देखते हैं बच्चों, जब हम n, n की बात करते हैं, क्या n को डिवाइड कर सकता है, राइट। इज n डिविजिबल बाय n इटसेल्फ? काफी ऑब्वियस सी बात है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 को डिवाइड करता है, is 5 divisible by 5? Is 5 a multiple of 5? Yes, absolutely yes, it does make sense. And since जब हम n, m इस पर्टिकुलर रिलेशन की बात करते हैं, m is divisible by n, राइट। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा since n is divisible by n। कोई भी नंबर खुद से हमेशा डिविजिबल होता है। अगर मैं एक नंबर, रैंडम नंबर की बात करूं 6, क्या 6 खुद 6 से डिविजिबल है? Is 6/6 a proper number without a remainder? Yes, the answer is yes. 6/6 is 1 with 0 remainder। तो ये हर किसी नंबर के लिए, हर किसी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। n is divisible by n itself, and if that is true, we can say that n, n इस तरीके का हर ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का हिस्सा है, and that means रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका बच्चों कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ऑप्शंस पे जाने से पहले हम आगे के ये दो चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। तो सिमेट्रिक की बात करते हैं यार, सिमेट्रिक की बात करते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हमने लिखा था 3, 18 इज अ पार्ट ऑफ आर, ठीक है। हमने बोला था 3, 18 इज अ पार्ट ऑफ आर। क्यों? क्योंकि 18 इज डिविजिबल बाय 3,
राइट। जब हम n कॉमा m की बात करते हैं, m शुड बी डिविजिबल बाय n, दैट इज व्हाट दिस सेज, राइट। n डिवाइड्स m, 3 डिवाइड्स 18, है ना। 18 इज डिविजिबल बाय 3, 18 अपॉन 3 जो है ये एक प्रॉपर नंबर देता है 6 विदाउट एनी रिमाइंडर, राइट। तो 3,18 रिलेशन का हिस्सा है क्योंकि 18 इज डिविजिबल बाय 3। बट क्या इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर 18,3 रिलेशन का हिस्सा है? सोच के देखिए, क्या 18,3 रिलेशन का हिस्सा है? यस। अगर मैं इसी लॉजिक से जाऊं 3,18 में 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो 18,3 में इज 3 डिविजिबल बाय 18? 3 डिवाइड बाय 18 जब मैं करूं, क्या मुझे एक प्रॉपर क्वोशिएंट आता है विदाउट रिमाइंडर? नहीं, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 18 जब आप करोगे आपको 1/6 आएगा, आपको एक प्रॉपर क्वोशिएंट नहीं आ रहा है, राइट। सो क्लियरली 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 18, और इन शब्दों में कहें n डिवाइड्स m, 18 डिवाइड्स 3, नो, 18 डज नॉट डिवाइड 3, एंड इस वजह से ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है। और जहां पे आपने एक एग्जाम्पल देख लिया कि a कॉमा b रिलेशन का हिस्सा है और b कॉमा a रिलेशन का हिस्सा नहीं है, उस रिलेशन को आप क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब जो है हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, यहां पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट एग्जाम्पल से बच्चों हम डिस्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जो हमारा आइडियल थॉट प्रोसेस है कि डिस्प्रूव करना कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। तो आप अगर एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल से आप बहुत इजीली प्रूव कर पाएंगे कि यार वो एक्चुअली रिलेशन का हिस्सा है। एग्जाम्पल लेते हैं 3,18 ये रिलेशन का हिस्सा है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय 3 इज अ प्रॉपर नंबर, 18 इज डिविजिबल बाय 3। अगर इसी चेन को आगे बढ़ाएं तो 18,36 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। क्यों? क्योंकि 36 इज डिविजिबल बाय 18, राइट। 18 डिवाइड्स 36, राइट। और अगर हम ट्रांजिटिव के पर्सपेक्टिव से देखें तो a कॉमा b रिलेशन का हिस्सा है, b कॉमा c रिलेशन का हिस्सा है, तो a कॉमा c भी रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए, राइट। तो क्या 3,36 रिलेशन का हिस्सा है? सोच के देखिए, क्या 36 इज डिविजिबल बाय 3? और कैन आई से 3 डिवाइड्स 36? यस, एब्सोल्युटली यस। 36 डिवाइडेड बाय 3 इज 12 बच्चों। एंड यहां से हम ये देख सकते हैं कि यार a कॉमा c रिलेशन का हिस्सा है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट टू से कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये हमने बोला है बच्चों कि ट्रांजिटिव को आप डिस्प्रूव कर सकते हो एग्जाम्पल के द्वारा, बट एग्जाम्पल के द्वारा आप प्रूव नहीं कर सकते, आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये हर केस में वैलिड है। और ये चीज करने के लिए हमें जो है जनरल वैल्यूज लेने पड़ेंगे। टू बिगिन विथ हमें ये बोलना पड़ेगा कि a कॉमा b रिलेशन का हिस्सा है, और अगर a कॉमा b रिलेशन का हिस्सा है तो क्या होगा, हमें वो एनालाइज करना है। फिर b कॉमा c अगर रिलेशन का हिस्सा है तो क्या होगा, हमें ये एनालाइज करना है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। अगर a कॉमा b रिलेशन का हिस्सा है, अगर n कॉमा m रिलेशन का हिस्सा है, यहां पे एग्जाम्पल से हमें दिख रहा है दैट 3 डिवाइड्स 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, 18 इज इक्वल टू 3 टाइम्स समथिंग, 18 इज इक्वल टू 3 6 करेक्ट। सो 18 यहां जो नंबर है, b यहां जो नंबर है इज सम k टाइम्स a, ऐसे बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो k1 टाइम्स a, है ना। जैसे यहां पे हुआ था 18 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 3, है ना। Yes, 18 is divisible by 3 और 3 divides 18. 18 is equal to some constant into 3, right? तो वो some constant को k1 बोल दिया, b is equal to some constant times a. और यही लॉजिक अगर हम यहां अप्लाई करें तो क्या हम बोल सकते हैं c is equal to k2a? Yes, अब वो k1 और k2 क्या है हमें नहीं पता, तो हमने उनको k1 और k2 रैंडम कॉन्स्टेंट्स बोल दिया, जो यहाँ पे 6 ये रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे 18 36 में 2 वो रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि 18 2 जा 36 है, करेक्ट। और यहाँ पे 3 12 जा 36 है, तो वो 12 वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम जनरल बातें कर रहे हैं, और इन जनरल बातों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो C का वैल्यू है ना, एक यहाँ पे छोटा सा एरर है, यहाँ पे A नहीं होना चाहिए, यहाँ पे B होना चाहिए, राइट।
C इज इक्वल टू K2 टाइम्स B। और यहां पे क्योंकि ट्रांजिटिव में हमेशा A, B और B, C की बातें होती हैं और कनेक्शन हमें A, C का चाहिए, है ना। तो A और C में कैसे इक्वेशन बनाए, यहां पे हमें B को सब्स्टिट्यूट करना है K1 इंटू A, तो K2 टाइम्स K1 इंटू A। तो क्या हम इस इक्वेशन से ये बोल सकते हैं दैट C इज इक्वल टू K1 K2 इंटू A, C इज इक्वल टू K1 K2 इंटू A। तो C की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट टाइम्स A है, और यहां से हम बोल सकते हैं बच्चों कि C जो है इज डिविजिबल बाय A, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट A, C इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, क्लियरली इंडिकेटिंग कि ट्रांजिटिव भी है, राइट। तो अब यहां से पता चल गया कि बेटा रिलेशन रिफ्लेक्सिव पक्का है, ट्रांजिटिव पक्का है, बट सिमेट्रिक नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज देन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आएगा, राइट। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आएगा बट नॉट सिमेट्रिक। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, राइट। तो आई होप सबको ये पता चल गया होगा कि इस थॉट प्रोसेस से देखना है, जो डेफिनेशन है रिलेशन की उसको प्यार से ढंग से समझना है, आपके जो कंसेप्ट्स हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में वो अप्लाई करने हैं और उससे आंसर निकालना है। तो यहां पे टाइप सोल्यूशन है बच्चों जिसको आप देख सकते हैं। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर डीपीपी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, और ये एक वेस्ट बंगाल जेई का सवाल है, एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट कम्स वेस्ट बंगाल के सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। सो पॉज द वीडियो, ट्राई एंड क्रैक दिस क्वेश्चन और फिर इस सवाल को जल्दी डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, राइट। अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम WB JEE 2017 on the set R of real numbers we define x p y। अब यार एक बात यहां पे ध्यान से देखने वाली है कि यहां पे रिलेशन का नाम P है, रिलेशन का नाम कैपिटल P दे रखा है, रिलेशन P, ठीक है। जनरली रिलेशन को कैपिटल R बोलते हैं, यहाँ पे P दे रखा है। जस्ट दैट यू हैव टू बी एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल अराउंड इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैपिटल R ही लिखना है। रिलेशन को हम कैपिटल P बोल सकते हैं, कैपिटल Q बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। अब यहाँ पे पता चल गया कि रिलेशन का नाम P है तो आप P के हिसाब से बोलिए, ठीक है। अब वो जो रिलेशन है रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, x और y जो है आप कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हो। अब उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x इंटू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और वापस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बातें हो रही हैं, तो फटाफट हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों चीजों को अलग अलग से जो है एनालाइज करते हैं और फिर इस सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। एंड अगेन ग्रेजुअली जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा बच्चों, वैसे धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीजें इस तरीके से, इतने एलॉबरेट तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में x और x जो है वो सेम होता है, x और y जो है सेम होता है। तो इज x p x अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, ये हमें चेक करना है। इसको अलग तरीका लिखने का है, x, x इज इट पार्ट ऑफ द रिलेशन, ये हमें चेक करना है, ठीक है। अब हम ये चीज कैसे चेक करेंगे, कंडीशन में y की जगह x डाल के देखेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। x p x का मतलब x इंटू एक्स, इज x इंटू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सिंस x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वही तो वो कंडीशन है। इसका मतलब अगर हमने y को x ले लिया, तो प्रोडक्ट जो है ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमेशा x, x, भले ही x आपका पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव, 0 हो 0 इंटू 0, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, नेगेटिव हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव की बात हो चुकी है और हमें पता चल गया कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, है ना। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है
दैट इफ ए कॉमा बी इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, बी कॉमा ए को भी होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं, राइट? तो इफ यहां पे x कॉमा y है ना, इफ x कॉमा y इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन कैपिटल P, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यस, सो क्या हम ये बोल सकते हैं, कि y इंटू एक्स भी ग्रेटर देन और 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? सेम चीज है, राइट? x इंटू वाई और y इंटू एक्स सेम चीज है। तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि y कॉमा एक्स रिलेशन का हिस्सा है? क्या मैं ये बोल सकता हूं y कॉमा एक्स रिलेशन का हिस्सा है? क्योंकि y इंटू एक्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो ट्रू है ना? इसका मतलब ये डेफिनेटली सिमेट्रिक है, क्योंकि a कॉमा बी अगर रिलेशन का हिस्सा है तो उसका उल्टा b कॉमा ए भी रिलेशन का हिस्सा है, राइट? दैट मींस दिस रिलेशन इज डेफिनेटली श्योर शॉर्ट सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, राइट? सबसे पहले ट्रांजिटिव जब केस हम एनालाइज करते हैं, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, पहले एग्जाम्पल्स के साथ ये डिस्प्रूव करने की कोशिश करो कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, राइट? इसका मतलब ये प्रूव करने की कोशिश करो कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, राइट? इस ऐसे एग्जाम्पल को लेके जहां पे a कॉमा बी रिलेशन का हिस्सा है ना, जहां पे a कॉमा बी रिलेशन का हिस्सा है, राइट? क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? इक्वल टू 0 है। -1 इंटू 0 इज नथिंग बट 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन का हिस्सा है, a कॉमा बी रिलेशन का हिस्सा है, b कॉमा सी भी रिलेशन का हिस्सा है, बिकॉज 0 इंटू 2 इज अगेन इक्वल टू 0 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों सच है, ये दोनों ट्रू है। और अगर ये दोनों सच है, a कॉमा बी इज अ रिलेशन पार्ट ऑफ द रिलेशन, b कॉमा सी इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, देन a कॉमा सी शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। बट अगर आप देखोगे -1 कॉमा 2, क्या ये रिलेशन का हिस्सा है? -1 कॉमा 2 क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि x इंटू वाई -1 इंटू 2 आपको -2 देगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दैट इज द रीजन दिस ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। हमें अब एक एग्जाम्पल ऐसा मिल चुका है जहां a कॉमा बी रिलेशन का हिस्सा है, b कॉमा सी रिलेशन का हिस्सा है, बट a कॉमा सी रिलेशन का हिस्सा नहीं है। और वो एक एग्जाम्पल काफी है बच्चों ये प्रूव करने के लिए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, राइट? तो अब ये क्लियर हो गया कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, एंड हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। और एक सवाल जहां पे अगर आपने कंडीशन ढंग से पढ़ा और तीनों केसेस को प्यार से एनालाइज किया तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो, विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलिए बच्चों फटाफट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर डीपीपी, अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस डीपीपी। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, क्योंकि एक दो ऐसी चीजें हैं जो बारीकी से देखनी पड़ेंगी। ये मेरे हिसाब से एक आइडियल जेईई मेंस सवाल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे मोड हैं जहां पे आप भर भर के सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, और एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम सेटर्स जो हैं वो चुनते हैं ताकि बच्चे सिली मिस्टेक्स करें, गलतियां करें और नंबर लूज आउट करें। ठीक है, तो यही थॉट प्रोसेस है। अगर कोई भी एग्जाम सेटर होता, मैं होता या कोई भी और होता, इन टाइप के क्वेश्चंस को डेफिनेटली लेता। तो आई एम डेफिनेटली हियर गिविंग यू अ वार्निंग कि ध्यान से सवाल को पढ़ें, प्रॉपरली एक एक बारीक चीज समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी द की इन दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से सॉल्व करें इसको, पॉज करें वीडियो को और क्रैक करें इस सवाल को। ठीक है, यस बच्चों, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर डेटा जो हमें दे रखा है। आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और आपके जो वैल्यूज है ए और बी वो इंटीजर्स में से ही आते हैं। तो a और b जो है वो इंटीजर्स के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 ये सारे नंबर्स हो सकते हैं a और b के जगह, और कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि a, b इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन
A comma B is a part of the relation only if mod of A minus B is less than 1, है ना। अब ध्यान से देखते हैं, हमने अब भी बोल लिया है, अब भी हमने ये बात किया है कि A और B ये केवल और केवल इंटीजर्स हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मान लीजिए कि A का वैल्यू हमने 0 बोल दिया, ठीक है। तो मॉड ऑफ 0 माइनस B इज लेस देन 1। सोच के बताइए कि B के जगह में क्या क्या नंबर ले सकता हूं। क्या मैं B की जगह 0 ले सकता हूं? क्या 0 माइनस 0 0 है? क्या मॉड ऑफ 0 0 है? और क्या वो 0 लेस देन 1 है? यस, सही है। इसका मतलब मैं B के जगह 0 ले सकता हूं जब A 0 है ना। तो क्लियरली यहां से पता चल गया कि B का वैल्यू जो है मैं 0 ले सकता हूं। क्या मैं B के जगह 1 ले सकता हूं? क्या 0 माइनस 1 नहीं है? क्या मॉड ऑफ माइनस 1 1 नहीं है? अब ये बात बताओ, अगर A को 0 लेके मैंने B को 1 ले लिया, अगर A को 0 लेके मैंने B को 1 ले लिया, तो मुझे ये टर्म आ रहा है 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 का मॉड इज 1। क्या वो 1 इस 1 से छोटा है? लेस देन बोला है, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, लेस देन बोला है। इज 1 लेस देन 1? इम्पॉसिबल, नो नो नो, दैट्स नॉट ट्रू। तो B 1 नहीं हो सकता है, B 1 नहीं हो सकता है इस केस में जब A 0 है। क्या B 2 हो सकता है? क्या B 2 हो सकता है? 0 माइनस 2 इज माइनस 2 का मॉड इज 2, 2 इज नॉट लेस देन 1। क्या B 3 हो सकता है? 0 माइनस 3 इज माइनस 3 का मॉड इज 3, 3 इज नॉट लेस देन 1। उल्टा तरफ जाएं, अगर B को -1 ले तो 0 माइनस ऑफ -1 इज 0 प्लस 1 विच इज 1, मॉड ऑफ विच इज 1, अगेन 1 इज नॉट लेस देन 1। इसका मतलब B 0 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। B जो है 0 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और यहां से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि 0,0 इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन, 0,0 इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन। अब इसी तरीके से क्या हम A को 1 ले सकते हैं? इसी तरीके से क्या हम A को 1 ले सकते हैं? और क्या हम ये बोल सकते हैं मॉड ऑफ 1 माइनस B, मॉड ऑफ 1 माइनस B इज लेस देन 1। और यहां पे आपको दिखाई देगा कि B का एकमात्र वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0, मॉड 0 इज 0 एंड 0 इज लेस देन 1। बट क्या मैं B के जगह कोई भी और नंबर ले सकता हूं? सोच के देखिए, क्या मैं B की जगह 0 ले सकता हूं? 1 माइनस 0 इज 1, मॉड ऑफ 1 इज 1 एंड दैट 1 माय फ्रेंड इज नॉट लेस देन 1। क्या मैं B की जगह 2 ले सकता हूं? नहीं, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 का मॉड इज 1, नॉट लेस देन 1। 3 ले सकता हूं, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का मॉड इज 2, 2 इज नॉट लेस देन 1। कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको जो है नहीं ये ट्रू होगा, कंडीशन सिर्फ 1 होगा, B इक्वल टू 1 व्हेन A इज 1। और इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि 1,1 जब A 1 है तब B 1 है, इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। यार एक पैटर्न बिल्डअप हो रहा है ना, एक पैटर्न बिल्डअप हो रहा है कि 0,0 रिलेशन का हिस्सा है, 1,1 रिलेशन का हिस्सा है, सिमिलरली 2,2 रिलेशन का हिस्सा है, सिमिलरली 3,3 रिलेशन का हिस्सा है, सिमिलरली -1,-1 रिलेशन का हिस्सा है, एंड सो ऑन, राइट। तो अब हमें क्या पता चल रहा है यहां पे? अब हमें क्या पता चल रहा है? अब हमें यह पता चल रहा है कि एक पैटर्न बिल्डअप हो रहा है ना। और उस पैटर्न में क्लियरली हमें यह दिख रहा है कि केवल और केवल इसी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये जो रिलेशन है हमारा R, उसमें केवल और केवल इसी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 एंड सो ऑन। फिर जो है -1, -1, -2, -2 एंड सो ऑन, राइट। यहां तक जब हमने रिलेशन को पूरी तरीके से पकड़ लिया, पूरी तरीके से समझ लिया, डिकोड कर लिया कि भाई एग्जैक्टली रिलेशन क्या है, तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, राइट। उससे भी इंपॉर्टेंट, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमने बोला था यार कि अ रिलेशन विच हैज ऑल द A, सारे के सारे A, ओनली
देन इट इज आइडेंटिटी। और एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे, और कोई भी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है a, a के अलावा। हर जगह a, a है, हर जगह a, a है, हर जगह, और कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। 0, और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता, 0, 0 ही हो सकता है, 1, 1 ही हो सकता है, 1, कुछ और नहीं हो सकता। सो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन डेफिनेटली। और हम जानते हैं दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी a, a होता है ना, सारे के सारे a, a होते हैं, बट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स भी हो सकते हैं जो यहां नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? अगर 0, 0 है तो इसका उल्टा 0, 0 है क्या? बिल्कुल है। अगर 1, 1 है तो क्या उसका उल्टा 1, 1 बिल्कुल है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और अगर आप सोचोगे तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा a, b जहां b, c अवेलेबल हो। सोच के देखो, a, b में a1 है, b1 है, तो b, c में b1 चाहिए और c कुछ और चाहिए। यहां पे और कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है। कोई भी आप केस ले लीजिए, तो ये रिलेशन जो है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है और एक आइडेंटिटी रिलेशन भी है। बाय डिफॉल्ट ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। इसका मतलब R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज रॉन्ग, क्योंकि R इज एक्चुअली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक गलत स्टेटमेंट है। और अगर आप सवाल देखोगे, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। वन मोर पॉइंट वेयर यू कैन मेक सिली मिस्टेक। अगर आप देखोगे इस सवाल में बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे आप गलतियां कर सकते हो, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने बोला है। ये सारी चीजें ढूंढना उतना आसान नहीं है, ऑल बिकॉज यहां पे सेट ऑफ इंटीजर्स मेंशन किया गया है। बहुत बार ये टेम्पटेशन होता है उस चीज को इग्नोर करने का और ये बोलने का कि यार यहाँ पे ना और भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं। अगर मान लो a 5 है तो b जो है 4 भी हो सकता है, अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। बट नहीं, आपने अगर अच्छे से इस चीज को पढ़ा तो आपको दिखाई देगा कि यार अगर मैं a की जगह 1 लूं तो b की जगह 1 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे ना ही इक्वल टू है, ताकि एक अगला ऑर्डर्ड पेयर भी सेट बेटर नहीं। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स एक जगह है, अगर जिसको आपने नोटिस नहीं किया तो सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, यहां एक जगह जहां पे आप सिली मिस्टेक कर सकते हो। अब क्योंकि गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ये चौथा गलत स्टेटमेंट है, R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि एक्चुअली में R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फोर्थ स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड दैट इज व्हाई इट्स द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है। तो गुड क्वेश्चन, अगेन गुड एनालिसिस, राइट। रिलेशन को हमने बना लिया, उससे ज्यादा काफी फायदा हुआ। चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। ARB इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। टेक्निकली ये लिखना सही नहीं है, हम ये लिख सकते हैं दैट द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। हम ये लिख सकते हैं रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। हियर्स द 7th क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ दिस DPP। ट्राई करना इस सवाल को सॉल्व करने की, राइट। अगेन एग्जाम्पल्स लोगे, बहुत मजा आएगा, बहुत फायदा होगा, राइट। ध्यान से देखिए, A and B are defined on in all real values, ठीक है। ये जो रिलेशन R है वो सारे रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है, और उनको यूज करके हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू फिगर आउट वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, राइट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव में A और B दोनों सेम होते हैं, A और B दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो इज दिस ट्रू कि A, A इज ऑल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, A, A इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन? क्या ये सच है? राइट, नंबर्स लेके देखते हैं। अगर मैं A के जगह 2 लेता हूं, A के जगह 2 लेता हूं, तो क्या 2, 2 रिलेशन का हिस्सा है? Is 2 लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि 2 क्यूब की वैल्यू 8 है, एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। 2 इज लेस देन 8, थम्स अप, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने बस एक नंबर लिया है, और एक नंबर लेके अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो यार हर जगह रिफ्लेक्सिव है। हमें जो है
ऐसे केसेस ढूंढने हैं जहां पे हम ये चीज डिस्प्रूव कर पाए। तो हम कई नंबर ले सकते हैं उस चीज के लिए। क्या हम a को -2 ले सकते हैं? -2, -2, इज दिस अ पार्ट ऑफ द रिलेशन? क्या हम a को हाफ ले सकते हैं? दोनों कंडीशंस को देखिए, दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को देखिए, आपको नजर आएगा कि पहले वाला जो कंडीशन है -2, -2 इज -2 लेस देन और इक्वल टू -2 द होल क्यूब। -2 लेस देन और इक्वल टू -2 द होल क्यूब is -2 less than or equal to -8? It's not correct. It's greater than equal to -8. -2 बड़ा है -8 से, नंबर लाइन पे -2 बड़ा है -8 से, है कि नहीं? तो -2 is greater than or equal to -8. -2 is greater than or equal to -2 the whole cube. तो ये इनइक्वालिटी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो इनइक्वालिटी, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और इस वजह से -2, -2 ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है। -2, -2 ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है। सेम चीज आप हाफ, हाफ में लगाएंगे। इज हाफ लेस देन और इक्वल टू हाफ क्यूब? सोच के देखिए, हाफ क्यूब इज 1/8 एंड 1/8 इज लेस देन हाफ। तो ये अगेन गलत है, ये अगेन गलत है। तो क्लियरली ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हाफ, हाफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। एंड क्लियरली, क्योंकि हमने एक की जगह दो एग्जांपल्स देख लिए जहां पे a, रिलेशन का हिस्सा नहीं है, राइट, एंड दैट इज व्हाई हम लोग ये आराम से बोल सकते हैं कि ये रिलेशन जो है बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर a, b रिलेशन का हिस्सा है तो हमें बस ये देखना है कि क्या b, a भी रिलेशन का हिस्सा है। क्या हम एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे ये चीज ब्रेक हो रही हो, राइट, जहां पे ये चीज ब्रेक हो रही हो? तो देखते हैं यार, a, b ऐसा एक एग्जाम्पल देखते हैं जो रिलेशन का हिस्सा है, राइट। अब हम जानते हैं कि b क्यूब करना है यहां पे, तो b को 2 ले लेते हैं भाई। 2 क्यूब क्या होता है? 8। 2 क्यूब 8 होता है। तो अगर मैं b2 को 2 क्यूब 8 कर रहा हूं, तो यार 8 से एक छोटा नंबर बता दो, उसको a के जगह फिट कर लेते हैं, मान लो 7। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 7, 2 इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन? ये सच है, ये एक्चुअली एब्सोल्युटली सच है। व्हाई इज दैट? बिकॉज ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। a 7 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू 8 एंड दिस इज ट्रू, राइट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब क्योंकि ये सच है, हम ये बोलेंगे कि 7, 2 रिलेशन का हिस्सा है, राइट। 7, 2 रिलेशन का हिस्सा है, बट क्या 2, 7 रिलेशन का हिस्सा है? यस, वो भी है। 2, 7 भी रिलेशन का हिस्सा है, ठीक है। 2, 7 भी रिलेशन का हिस्सा है, क्योंकि यार 2 इज लेस देन और इक्वल टू 7 क्यूब, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बट यहां से हम ये नहीं प्रूव कर पाए कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हम ये नहीं प्रूव कर पाए कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यस, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे ये एक्चुअली वर्कआउट करे, राइट, ये एक्चुअली वर्कआउट करे। कुछ और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छा एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 1, 2 से शुरू करते हैं। यस, 1, 2 से शुरू करते हैं। अगर मैं 1, 2 की बात करूं तो 1, 2 इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, राइट, डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। व्हाई? बिकॉज a की जगह 1 लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, ये एब्सोल्युटली सच है, क्योंकि 2 क्यूब 8 है और 1 जो है 8 से छोटा है। अब इसको फ्लिप करते हैं, फ्लिप करते हैं बाबा, राइट। तो क्या 2, 1 रिलेशन का हिस्सा है? इस 2, 1 रिलेशन का हिस्सा? अगर आप सोचें इनइक्वालिटी लगाने का, तो a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, इज 2 लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब? क्या ये सच है? राइट, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। तो बच्चा a, b रिलेशन का हिस्सा है, बट b, a रिलेशन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। यस, ये रिलेशन अब तक हमने प्रूव कर लिया कि भाई रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में भी वापस दिमाग वैसे ही लगाना है। क्या हमें कोई ऐसा सिस्टम मिल रहा है जहां a, b रिलेशन का हिस्सा है, b, c रिलेशन का हिस्सा है, पर a, c रिलेशन का हिस्सा नहीं है?
चलिए आते हैं एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ इस प्रकार का, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस 7,2 इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन, राइट, क्योंकि 7 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। अब ध्यान से देखिए हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 2 को हम किसी और नंबर से अब जो है कनेक्ट कर सकते हैं, इस 2 को जो है हम आगे किसी दूसरे नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट दैट बी 2 कॉमा लेट से 1.5 और 3/2। देखते हैं बिफोर अग्रीइंग टू दिस, देखते हैं कि क्या ये दोनों कंडीशंस एक्चुअली में वैलिड हैं। यहां पे 7 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। अब 2 क्यूब की वैल्यू 8 है ना, तो 7 इज लेस देन और इक्वल टू 8 वर्क्स। So 7,2 is a part of the relation. A, B is part of the relation. अब B, C is the part of the relation. क्या ये सच है यहाँ पे? 2 is less than or equal to 3/2 the whole cube, है ना। अब 3/2 the whole cube क्या है? 3 cube upon 2 cube. 3 cube है 27 और 2 cube है 8. 27 upon 8, सोच के देखिए, 27 upon 8, 24 upon 8 3 होता है बेटा, 24 upon 8 3 होता है, तो 27 upon 8 3 से बड़ा होगा, 27 upon 8 3 से बड़ा होगा। तो क्या 2 एक ऐसे नंबर से छोटा है जो 3 से बड़ा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये एक्चुअली वर्कआउट करता है, A, B रिलेशन का हिस्सा है, B, C रिलेशन का हिस्सा है, और हमने वो एक सिस्टम ढूंढ लिया। अब हमें देखना है कि क्या A, C रिलेशन का हिस्सा है, और अगर ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है तब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। पर अगर ये रिलेशन का हिस्सा है तब हमें कोई और एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा या कोई और जनरलाइजेशन ढूंढना पड़ेगा टू फिगर आउट इफ द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, ठीक है। बट तब तक के लिए पहले ये ट्राई करेंगे। यस, क्या 7, 3/2 रिलेशन का हिस्सा है? देखते हैं, राइट। इसका कंडीशन क्या आएगा? 7 less than or equal to 3/2 the whole cube. Again 3/2 the whole cube क्या होगा? 27 upon 8 which is slightly greater than 3, है ना। 24 upon 8 3 है, 32 upon 8 4 है, तो ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में है। तो ऐसा नंबर जो 3 और 4 के बीच में है वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है। तो ये सच नहीं है ना। अब क्योंकि ये A, B इस इनइक्वालिटी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये A, C जो है रिलेशन का हिस्सा नहीं है, एंड क्लियरली विद दिस एग्जाम्पल दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सो करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होगा। आई होप यू हैव गॉट दिस। आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल, जहां पे हमने एग्जाम्पल्स को इतनी खूबसूरत तरीके से यूज किया है प्रूव करने के लिए कि कैसे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट था इन तीनों में। फिर कैसे ये सिमेट्रिक नहीं है, हमने 2 एग्जाम्पल्स के साथ खेला, पहले में हमें नहीं मिला कि नॉट सिमेट्रिक है, इट प्रूव्ड वैलिड, राइट। बट एक कांटा काफी है, एक तिनका काफी है प्रूव करने के लिए कि वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली एक एग्जाम्पल काफी है प्रूव करने के लिए कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, राइट। सो आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव। यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए कुछ अलग एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। 1, 2, 2, सिमेट्रिक के लिए सेम एग्जाम्पल, बट ट्रांजिटिव के लिए कुछ अलग एग्जाम्पल्स यूज किए हैं। आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो, राइट। थोड़े से अलग हैं बट बहुत अच्छे हैं, ताकि क्रिएटिवली आपको पता चले कि कैसे आप एग्जाम्पल्स को यूज करके बहुत जल्दी एक एग्जाम में जो है कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। तो चलिए बच्चों, let's move forward and pump more energy into this beautiful problem. Again a reflexive symmetric transitive problem, but बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छे से कंडीशन को समझना बेहद जरूरी है। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड देन डिस्कस इट विद मी। यस बच्चों, तो चलिए चलते हैं। अगेन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो इसको वापस 3 हिस्सों में बांटते हैं और एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
यस तो चलिए सिंपल हिसाब पहले रिफ्लेक्सिव की बातें कर लेते हैं। तो क्योंकि एक्स आर वाई हमें ये चेक करना है कि क्या एक्स कॉमा एक्स रिलेशन का हिस्सा है। अगर ये रिलेशन का हिस्सा होता है हर केस में, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन ये बोलता है कि x माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो अब x माइनस वाई के जगह x माइनस एक्स आएगा प्लस रूट टू, दिस इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल, दिस इज इक्वल टू रूट टू विच इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब जब x और y इक्वल होते हैं, ठीक है, जब x और y इक्वल होते हैं तब ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी और बस रूट टू बचेगा, जो ऑफकोर्स एक इरेशनल नंबर है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये चीज रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, डेफिनेटली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। x की जगह 5 डाल दीजिए, 5 माइनस 5 प्लस रूट टू आपको रूट टू देगा, वो हर केस में वैलिड है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं और जैसा हम करते आ रहे हैं एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं ये फिगर आउट करने के लिए कि क्या ये सिमेट्रिक नहीं है। और अगर हमने एग्जाम्पल सक्सेसफुली ढूंढ लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि सिमेट्रिक नहीं है। वैसे ही ट्रांजिटिव के लिए बात होगी। तो आइए ट्राई करते हैं। मुझे क्लियरली यह दिख रहा है यार कि अगर मैं x की जगह 1 डालूं और y की जगह रूट टू डालूं तो माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये सिर्फ 1 बचेगा जो इरेशनल नहीं है। तो 1 कॉमा रूट टू रिलेशन का हिस्सा नहीं है। बट क्या रूट टू कॉमा 1 रिलेशन का हिस्सा है? सोच के देखिए, क्या रूट टू कॉमा 1 रिलेशन का हिस्सा है? एक्चुअली है। क्यों? क्योंकि यस, बिकॉज रूट टू माइनस 1 प्लस रूट टू इज इक्वल टू 2 रूट टू माइनस 1 विच इज इर्रेशनल। Yes, 2 root 2 minus 1 is irrational and that is why root 2 comma 1 is a part of the relation. But जैसा हमने अभी बोला 1 comma root 2 इसको अगर फ्लिप करेंगे then it's not a part of the relation. क्यों? जैसा हमने अभी देखा x को आप 1 डालो, y को रूट 2 डालो, 1 माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल, 1 बचेगा जो एक रैशनल नंबर है, राइट जो कि एक रैशनल नंबर है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन बिकॉज 1 माइनस रूट टू प्लस रूट टू इक्वल टू 1 विच इज रैशनल। ठीक है, तो वो इरेशनल नहीं है, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो 1 कॉमा रूट टू नहीं है रिलेशन का हिस्सा, रूट टू कॉमा 1 रिलेशन का हिस्सा है बट उसका फ्लिप 1 कॉमा रूट टू रिलेशन का हिस्सा नहीं है। तो एक एग्जाम्पल मिल गया जहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है भाई। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगेन एज वी डिड इन सिमेट्रिक, आइए ट्रांजिटिव में भी एग्जाम्पल्स के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढते हैं जहां पे वो रिलेशन का हिस्सा है। तो रूट टू कॉमा 1 से ही शुरुआत करते हैं, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि रूट टू कॉमा 1 रिलेशन का हिस्सा है। रूट टू माइनस 1 प्लस रूट टू, 2 रूट टू माइनस 1 एब्सोल्युटली इरेशनल, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब a कॉमा b अगर रिलेशन का हिस्सा है तो b में हमें 1 ही लेना पड़ेगा, है ना। तब तो जाके भाई a कॉमा b और b कॉमा c कर सकते हैं, करेक्ट है। अब बट दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि यार आपका जो a कॉमा c है ना, यहाँ पे c जो आप बिल्ड करने वाले हो वो c ऐसा होना चाहिए कि a कॉमा c रिलेशन का हिस्सा ना हो। ये कैसे कर सकते हो? a तो हम ऑलरेडी जानते हैं रूट टू है, y को क्या लें, y को क्या ऐसा ले जिससे कि ये रैशनल हो जाए। अगर आप देखो तो यार ये रूट टू प्लस रूट टू 2 रूट टू है। क्या बोलते हो भाई, अगर आप y को 2 रूट टू ले लो, क्योंकि फिर ये रूट टू और रूट टू मिलकर 2 रूट टू देगा, माइनस 2 रूट टू, 2 रूट टू रूट टू 2 रूट टू रूट टू रूट टू रूट कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं? सोच के देखो, रूट टू माइनस 2 रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू इज 2 रूट टू, माइनस 2 रूट टू इज 0 विच इज रैशनल। 0 रैशनल है, इरैशनल नहीं है। तो इन दैट केस अगर मैं y को 2 रूट टू डालू तो और x को रूट टू डालू तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब रूट टू कॉमा 2 रूट टू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। तो अगर मैं यहां 2 रूट टू लेता हूं
तो यार यहां पे हम सक्सेसफुली एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं जहां पे विल बी एबल टू प्रूव कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आइए फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो क्या √2, 1 रिलेशन का हिस्सा है? √2 -1 प्लस √2 इज 2√2 -1 विच इज इर्रेशनल, तो ये रिलेशन का हिस्सा है। इज 1, 2√2 पार्ट ऑफ द रिलेशन? 1 - 2√2 plus √2, 1 - 2√2 plus √2 is 1 - √2 which is a part of the relation। अब अगर मैं a, b is a part of the relation and b, c is a part of the relation, तो हमें a, c के बारे में बात करनी है। √2, 2√2 is it part of the relation? अगर आप सोचोगे तो √2 - 2√2 प्लस √2 सारी चीजें कैंसिल होके 0 दे देंगी आपको, सारी चीजें कैंसिल होके जो है 0 दे देंगी, एंड हेंस वी कैन से दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन बिकॉज √2 - 2√2 प्लस √2 equal to 0 which is rational। So we have successfully able to find out one example where a, b is a part of the relation, b, c is a part of the relation, but a, c is not a part of the relation, and hence using that example हम लोग ये confidently बोल सकते हैं कि relation transitive नहीं है, relation reflexive है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बेहतरीन सवाल है यार, ये बहुत बढ़िया सवाल। अगेन टेकिंग गुड एग्जांपल्स हैव सेव्ड द डे। आर इज रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, राइट? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ गुड क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे हैं बचे हुए दोनों सवाल, राइट? सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कंसेप्ट्स वही चीजें हम अप्लाई करेंगे। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन अगेन जेईई मेंस लेवल एंड डिस्कस विद मी। यस, तो फिर से लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तीनों केसेस अलग से एनालाइज करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव क्या है? अब पहले तो एक बार रिलेशन समझ लेते हैं। रिलेशन इज बिल्ट ऑन सेट ए, है ना? और सेट ए में ऐसे इंटीजर्स हैं जो 0 से 12 के बीच में है। तो सेट ए क्या है? सेट ए क्या है? सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें 0 से लेके 12 तक सारे नंबर्स हैं। यस, सारे इंटीजर्स हैं, इसके बाहर और कुछ नहीं है। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट ए है। और हमें ये बोल रखा है कि रिलेशन आर एक ऐसा रिलेशन है a, b, जहां a और b जो है इसी सेट से हैं, बट मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। पहली बात, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तब हम क्या a, a इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन की बात नहीं करते, राइट? और अगर हम a, a की बात करें, अगर हम a, a की बात करें, तो आपको नहीं लगता b के जगह a आएगा और a माइनस a जो है वो 0 हो जाएगा? मॉड ऑफ a माइनस a इज 0 एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट? व्हाई? बिकॉज 4 into 0 is 0, right? And that is why it satisfies the condition हमेशा। तो a की वैल्यू भाई कुछ भी ले लो, a की वैल्यू आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 12 तक कुछ भी वैल्यू ले लो, that minus the same number will always give you 0 and 0 is always a multiple of 4। इसका मतलब ये रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इस रिलेशन R में 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं टिल 12, 12। और जब वो होता है तब वो रिलेशन डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव होता है। आइए अब सिमेट्रिक की बातें करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लेक्चर 2 में बात कर चुके हैं, दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज द सेम, एब्सोल्यूट सेम एज मॉड ऑफ b माइनस a। कोई भी नंबर डाल के देख लीजिए, मान लीजिए a जो है 5 है और b जो है 1 है। 5 minus 1 is 4 and mod of 4 is 4. What about 1 minus 5 is minus 4? उसका mod is also 4, right? तो ये दोनों चीजें हमेशा सेम होती हैं। तो अगर mod of a minus b is a multiple of 4, इसका मतलब a, b is a part of the relation, right?
तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ b माइनस a इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4? बिकॉज मॉड ऑफ a माइनस बी और मॉड ऑफ b माइनस a सेम है, राइट? यस, तो अगर a कॉमा b इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, कैन आई से मॉड ऑफ a माइनस b which is equal to mod of b minus a is a multiple of 4? That means b comma a is a part of the relation और hence we can say कि relation symmetric है। तो अब तक ये हम प्रूव कर चुके हैं कि relation भाई रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बारी, ट्रांजिटिव में हम यार एग्जाम्पल्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये एक्चुअली ट्रांजिटिव है। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, हमेशा आपको मिलेगा कि आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव, क्योंकि हमेशा ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। अगर a कॉमा b रिलेशन का हिस्सा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स लेट्स से 4 टाइम्स k1। क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर b कॉमा c रिलेशन का हिस्सा है तो b माइनस c का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो 4 टाइम्स k2, राइट? अब क्योंकि मुझे a कॉमा c के बीच में कनेक्शन चाहिए, अगर मुझे a कॉमा c के बीच में कनेक्शन चाहिए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इससे पहले इक्वेशन से कि यार a माइनस बी इज प्लस माइनस 4k1, a माइनस बी इज प्लस माइनस 4k1, b माइनस सी इज प्लस माइनस 4k2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो माइनस बी प्लस बी कटेगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ब्रैकेट प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2 प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2। यस, तो क्या हम ये बोल सकते हैं प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2, राइट? यस, प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2। तो अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस सी जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यस, दैट मीन्स a कॉमा c इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। यस, तो क्लियरली हमने प्रूव कर लिया कि a कॉमा सी इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो a b c तीनों स्टेटमेंट्स गलत है, ऑप्शन डी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ऑप्शन डी हेंस इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं इस डीपीपी का, जो कि एक जेई मेंस का सवाल है 2014 का। बहुत ही बढ़िया सवाल। I would really say that this particular question is brilliant, just brilliant because of one particular thing about this problem, जिससे मुझे लगता है about 70 to 80% बच्चे ये क्वेश्चन गलत करेंगे ही करेंगे because of that one small thing। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ऑफ कोर्स जेई मेंस का सवाल है तो उसमें कुछ तो खुराफाती चीज है। एनालाइज करें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड देन लेट्स डिस्कस टुगेदर, राइट? कम ऑन बच्चों, तो हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्सिव से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर हमने ये बोला कि रिफ्लेक्सिव माने क्या, a कॉमा a शुड बी अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। यस, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है a कॉमा बी के लिए कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं b के जगह a रख दूं तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये तो 1 होता ही है यार। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कंडीशन तो हमेशा वैलिड है कि नहीं? यस, this is always true
बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है तो हमेशा 1 होगा। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया a कॉमा a के लिए। इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सही है कि नहीं? राइट? नहीं, गलत है। यही वो सिली मिस्टेक है जिसकी मैं बात कर रहा था। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अगर आप ये जेईई मेंस का सवाल ऑनलाइन भी ढूंढोगे तो भी कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जहां पे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोला गया है, और ये रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। क्यों नहीं है? इवन दो ये कितना ऑब्वियस लग रहा है, ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? ये सोचो। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है वो हर जगह वैलिड नहीं है। Yes, here this is not true for a is equal to pi by 2 or any odd multiple of pi by 2, any odd multiple of pi by 2। सोच के देखो क्यों? क्योंकि फॉर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, ये सारे पाई बाई 2 पे, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे tan थीटा डिफाइंड ही नहीं है यार, और सेक थीटा भी डिफाइंड नहीं है। तो अगर डिफाइंड नहीं है तो उन वैल्यूज पे ये आइडेंटिटी डिफाइंड नहीं है, और अगर उन वैल्यूज पे ये आइडेंटिटी डिफाइंड नहीं है तो ये जो a कॉमा a हम r की बात कर रहे हैं, जो रिलेशन का हिस्सा है, वो पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 के लिए ट्रू नहीं है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। और अगर पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 रिलेशन का हिस्सा नहीं है, अगर पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 रिलेशन का हिस्सा नहीं है तो यार कैसे रिफ्लेक्सिव हुआ? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो हर एक a कॉमा a होना चाहिए, और ये क्लियरली नहीं है, और ऐसे कई और नंबर्स हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 जहां पे वो रिलेशन का हिस्सा नहीं है। तो क्लियरली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और यही वो कॉमन मिस्टेक है जो जेईई मेंस आपको चाहता था कि आप लोग करो। ठीक है, अब बाकी की चीजें देखते हैं। सिमेट्रिक से शुरुआत करते हैं बच्चों। सिमेट्रिक में क्या होता है? a कॉमा b रिलेशन का हिस्सा है, और अगर a कॉमा b रिलेशन का हिस्सा है, इसका मतलब क्या है? सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज 1। ठीक है, और अब हमें क्योंकि टारगेट करना है b कॉमा a, तो हमें पहुंचना है सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a तक। तो ये जो सेक स्क्वायर a है ना, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एज 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये tan स्क्वायर b बन जाएगा सेक स्क्वायर b माइनस 1। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, वी ऑलरेडी नो, ये यहां से आया हुआ है क्योंकि a कॉमा b ऑलरेडी रिलेशन का पार्ट है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर b, माइनस ऑफ माइनस 1 इज 1, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि 1 प्लस 1 जो है ये 2 देगा। tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 इक्वल टू 1। अब इसी चीज को थोड़ा सा बैलेंस करना है, और थोड़ा बैलेंस करने के बाद हमें ये tan स्क्वायर ए राइट में लेके जाना है, तो हमें मिलेगा, और ये माइनस सेक स्क्वायर बी राइट में लेके जाना है, माइनस सेक स्क्वायर बी राइट में जाएगा तो प्लस सेक स्क्वायर बी हो जाएगा, tan स्क्वायर ए राइट में जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 2 माइनस 1 लेफ्ट में लेके आ जाओ, 2 माइनस 1 देगा। तो हमने शुरू किया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू 1 से, जो कि सच है, और वहां से हमने बोला कि सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि b कॉमा ए रिलेशन का हिस्सा है। सोच के देखो, b कॉमा ए रिलेशन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब यार b कॉमा ए रिलेशन का हिस्सा है। हमने शुरू किया था कि a कॉमा बी रिलेशन का हिस्सा है, और हम प्रूव कर लिए कि b कॉमा ए रिलेशन का हिस्सा है, मतलब रिलेशन डेफिनेटली सिमेट्रिक है,
और ये बात याद रखिए, यहां पे हमने जब ये बोला है दैट दिस इज गिवन टू यू, यहां पे कोई भी पाई बाय 2 वाला केस आ ही नहीं रहा, क्योंकि पाई बाय 2 जब आप डालोगे वो पार्ट में ही नहीं है रिलेशन के, है ना। तो ये ऐसे नंबर्स होंगे जो एक्चुअली रिलेशन का हिस्सा है। अब सिमिलरली ट्रांजिटिव पे बढ़ेंगे, a कॉमा बी रिलेशन का हिस्सा है और b कॉमा सी भी रिलेशन का हिस्सा है। आइए देखते हैं ये दोनों चीजें आपको एक्चुअली में क्या बताती हैं। a कॉमा बी अगर रिलेशन का हिस्सा है तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज 1, यस। b कॉमा सी अगर रिलेशन का हिस्सा है तो सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर सी इज 1। अब हमें a और c में चीजें चाहिए, तो क्या करते हैं, चुपचाप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यार, इन दोनों को जो है ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर सी इक्वल टू 1 + 1 2, है ना। अब आगे देखते हैं। अब हम ये जानते हैं बच्चा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, तो सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी 1 हो गया, सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी इज 1, है ना। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी इक्वल टू 2 - 1 1। तो यार अगर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी इज 1, इसका क्लियर मतलब ये है कि a कॉमा सी इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। तो अगर बेटा a कॉमा बी रिलेशन का हिस्सा है और b कॉमा सी रिलेशन का हिस्सा है, और उससे हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि a कॉमा सी भी रिलेशन का हिस्सा है, तो डेफिनेटली ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ। तो यार रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। बहुत बच्चे यहां पे ऑप्शन डी लिख के आएंगे, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी लिख के आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव भी है, राइट। या तो ऑप्शन ए या बी लिखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में गलती होगी। यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियरली रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, और वो ऑप्शन सी में छुपा हुआ है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रॉम जेईई मेंस 2014। तो यस बच्चों, यहां पे हमारा डीपीपी खत्म होता है फॉर रिलेशंस। दिस वाज द थर्ड लेक्चर ऑफ रिलेशंस। आई होप आपको रिलेशंस जो है पढ़ने में मजा आया होगा। हमने कोशिश की रिलेशंस के फाउंडेशंस को आप तक पहुंचाने की विथ डिफरेंट क्रिएटिव एग्जांपल्स, जहां पे हमने शार्क टैंक से लेके अलग अलग जर्सीज, टी शर्ट्स, टीम कलर्स, सिंपल एग्जाम्पल्स भी लिए नंबर्स अल्फाबेट्स के, बट हमने कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स भी लिए समझने के लिए कि यार नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होते हैं, कितने सबसेट्स बनते हैं, कितने रिलेशंस बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, अ बिट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, और उन सारे कंसेप्ट्स का हमने 10 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किए, राइट। मिलते रहेंगे इसी तरह से रिलेशंस पे और सवाल जो है हम फोड़ते रहेंगे, बट ये 3 सेशंस रिलेशंस को अच्छे से पार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर यू रिवाइज ऑल ऑफ देम प्रॉपरली, और इसके बाद हम मिलेंगे अगले चैप्टर में फंक्शंस के साथ, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस के साथ हमारी कैलकुलस की जर्नी शुरू होगी, जिसके बाद हम जो है लेवल अप करेंगे लिमिट्स के साथ। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। एंजॉय गाइस।